नमस्कार, मैं केशव विवेकी आपके साथ आपका दोस्त आपका विशेष स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए आज एक यात्रा की शुरुआत करते हैं जिसे हमने नाम दिया है सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक यात्रा, एक नई पहल। इसके साथ हम जुड़ेंगे और इस कैंट से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि आज की यात्रा हम कहां तक करते हैं और क्या आपके साथ ले आते हैं। और आपका इसमें विशेष स्वागत है और आशा है कि आप सभी का सहयोग हम आगे तक पाते रहेंगे। और ये हमारी यात्रा जो समाज की पहल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने शुरू किया है, इसका आप तक और आने वाली पीढ़ियों तक बहुत अच्छा प्रभाव जाएगा और हम इसके विकास की उन्मुखता की ओर विशेष ध्यान देंगे और समाज को, अपने लोगों को, साहित्य और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को और समाज में लगे हुए लोगों के बीच एक विशेष सुरुचिता के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने कैंट के सामने आया है मेरा काशी मेरा स्वाभिमान। यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है जहाँ हम अपने आप को ढूंढ पाते हैं, समझ पाते हैं। दुनिया में आदमी जब जन्म लेता है, खास जब भारत की उत्तरी छोर में कोई आता है तो निश्चित तौर पे काशी से जुड़ना चाहता है और ये अविरल काशी है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस काशी से जुड़े हुए हैं। साथ साथ इधर जो है टेम्पू वाले लगे होते हैं, यहाँ से हम जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लिए टेम्पू मिल जाती है। खास पांडेपुर की ओर हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से टेम्पू की साधनें मिल जाती हैं और हम आराम से पांडेपुर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं पहले पांडेपुर, फिर वहाँ से देखते हैं हमारी यात्रा कहाँ तक की होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये सरकारी डिपो है। यहाँ से बनारस का यही मेन कैंट है। यहाँ से ही लोग जो है हर जगह की बसें पाते हैं। तमाम जो बड़े शहर हैं जो बनारस से जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे इसी डिपो से ही बसें यहाँ मिलती हैं और यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम आगे की ओर। सांस्कृतिक संकुल भवन, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। तो हम अब आ चुके हैं पांडेपुर ओवर ब्रिज के नीचे और बगल में है काली माता मंदिर। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किस यात्रा के लिए चले। चलिए, हम पांडेपुर से, कैंट से ये 6 किलोमीटर आए हैं पांडेपुर और अब पांडेपुर से आगे बढ़ते हैं आजमगढ़ वाले रोड पर। रामनगर की जो राजा थी उनकी ये बगीचा है जो आज भी चर्चित है और लोग बहुत जा नहीं पाते हैं, लेकिन बाहर से देखते रहते हैं। ये सौभाग्य काशी वासियों को है जो अपने प्राचीनता को अपने साथ लेकर के चल रही है और लोग इसको जीते भी हैं और इसमें सीखते भी हैं और बांटते भी हैं। पांडेपुर से चल के लालपुर पहुँच रहे हैं। आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ये रोड जो है आजमगढ़ जाती ज़रूर है, लेकिन इस रोड का नाम लमही पड़ चुका है। और आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार। ये है हमारे मुंशी प्रेमचंद युगीन वो पात्र जिनको प्रेमचंद ने जिया है और इनके लिए लिखा है।
जो सामने आपके सामने मूर्ति दिख रही है, इस किस कहानी का है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आइए हम दिखाते हैं दूसरे साइड। मुझे लगता है इन प्रतिबिंबों को, इन मूर्तियों से आप बहुत परिचित होंगे। तो हमने जो है कैंट से चला और 6 किलोमीटर पांडेपुर और वहाँ से 4 किलोमीटर मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार आगे बढ़ते हैं। तो स्मृति द्वार से हम आगे बढ़ते हुए ये देखिए ठीक पीछे पार्क है जहाँ सभी लोग घूमते फिरते रहते हैं और दोनों साइड ही पार्क है। और हम चलते हैं, आज एक नया नाम सुनेंगे, नया शब्द सुनेंगे, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि हम जो है प्रेमचंद स्मृति द्वार जरूर देखें, लेकिन हम चल रहे हैं प्रेमचंदपुरी। ये आसपास की दुकानें हैं और यहाँ से शुरू होता है प्रेमचंदपुरी और इधर मुंशी प्रेमचंद शोध एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबंध में है और यह है मुंशी प्रेमचंद का पैतृक निवास स्थल यानी कि प्रेमचंदपुरी। ये है वो कुआं। तो हम कैंट से चले थे और वहाँ से 6 किलोमीटर पांडेपुर और पांडेपुर से हम जो है लम्ही गांव में आ चुके हैं 4 किलोमीटर दूर। और ये जो हम जहाँ खड़ा हूँ इसको सिर्फ लम्ही नहीं कहा जाता है बल्कि ये जो है प्रेमचंदपुरी है और सस्पेंस कुछ नहीं है, ये हमारी मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार है और हम इनके यहाँ तक आए हैं। आपका विशेष धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। और हम कुछ जानकारियाँ, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और साथ ही साथ अपने आप के 2 पल दे करके हम कहीं न कहीं मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से जुड़ेंगे क्योंकि ये साहित्यकारों और कथा श्रोताओं के हृदय का ये तीर्थस्थल है और यहाँ मैं आने का सौभाग्य प्राप्त किया। साथ साथ इसे देख रहे सभी दर्शकों से आग्रह है कि यहाँ आएँ और एक बार ज़रूर घूमें और उनके जीवन के प्रयासों के साथ जुड़ें क्योंकि मुंशी प्रेमचंद हमें लगता है, आपको लगता है कि सिर्फ ईदगाह और मंत्र और पूस की राज जैसी कहानियों के अंदर ही सिमट गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप हर कहानियों के साथ जुड़िए और उनके जीवन के साथ जुड़िए, आपको आनंद आएगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि कहानी कोई कहानी नहीं हो सकती है, वो जो है किसी न किसी मनोवैज्ञानिक आधार का सत्य होता है। तो आप मुंशी प्रेमचंद जी के यथार्थ से जुड़ने का कोशिश करिए क्योंकि जिस समय मुंशी प्रेमचंद जी लिखा करते थे वो एक दौर था, एक युग था, हमें उसे समझना होगा, जानना होगा। हम जब तक पैर नहीं ज़मीन पर रखेंगे तब तक मुंशी प्रेमचंद को नहीं समझ सकते हैं। आइए हम आगे इस सबसे बड़े तीर्थ स्थल की ओर बढ़ते हैं। आपका विशेष स्वागत है। यहाँ बैठने का बहुत उचित व्यवस्था है, काफ़ी बदलाव हो चुका है और हम लगातार देखते जा रहे हैं कि किस तरह से काशी विकसित होती जा रही है और विकास के साथ साथ आप देखें कि किस तरह से काशी ने अपने को बदलाव किया। यहाँ की जो सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो हमारे कह सकते हैं कि ये असली धन है, इनकी सुरक्षा और इनकी व्यवस्था के लिए काम किया जा रहा है। नमन है मुंशी प्रेमचंद जी के कामों को, प्रयासों को। हम इनके धूली को पा सके यही हमारा सौभाग्य है। ये आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है 31 जुलाई सन 1880 इनका जन्म दिवस है और हर वर्ष मनाया जा रहा है। और इसमें लम्ही गांव के लोग, साथ साथ यहाँ की व्यवस्था, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सबके योगदान से ये इनका दिवस मनाया जा रहा है। इस बार भी त्रिदिवसीय कार्यक्रम है
और इससे जुड़ना चाहिए, इसमें हमें आना चाहिए और देखना चाहिए किन तरह की कार्यों के द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी हमारे बीच जीवंत हैं। उनकी प्रेरणाएं, उनकी योगदान हमारे पास शब्द से बाहर की चीज़ है, क्योंकि ये अपने आप में ये स्थल नहीं है, ये अपने आप में एक इतिहास है जो हमने अपने पिछले युग को जी कर के छोड़ दिया है या हमने देखा भी नहीं है। उस दौर को आप कल्पना करें कि जब देश आज़ाद नहीं था, उस समय ये हमारा आज़ाद हिंद फौज खड़ा था कलम के साथ, और इसने जो लिखा वो आज इतिहास के पन्नों में लगा हुआ है। हम अतिशयोक्तिता की ओर न जाते हुए हम मुंशी प्रेमचंद जी के आसपास जो लगे ये सील हैं, इसके भर हर पर लिखा हुआ है। मैं अपने भाई से कहूँगा कि आप एक बार जाएं और चारों तरफ के जो है लगे हुए हैं इन पे प्रकाश डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई हैं, क्योंकि इसको बनाने के बाद स्वर्गीय प्रेमचंद जी की स्मृति समस्त नागरी प्रचारणी सभा काशी की है। इनके सहयोग जो है श्री पंडित कमलापति श्री त्रिपाठी के द्वारा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं नागरी प्रचारणी सभा के कार्याधिकारी जो हैं हमारे बीच में हैं, इन लोगों का नाम दिया हुआ है। यहाँ तक कि इस मूर्ति के शिल्पकार हैं गिरिजा प्रसाद एंड सन्स काशी। ये ऐतिहासिक पल है जिन्हें हमें याद किया जाना चाहिए। ये तमाम लोग हैं जो इन साहित्यकारों की सेवाओं में लगे हुए हैं। इस स्मारक और मूर्ति का उद्घाटन नागरी प्रचारणी सभा के संरक्षक एवं राजस्थान के राज्यपाल महामहिम श्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने रविवार को जो है संवत जो है माघ 2023 इनकी संपन्न किया था। ये अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो आप 57 साल माइनस करके देख सकते हैं, आपको सन भी निकल जाएगा। तो ये मुंशी प्रेमचंद की वो स्थल है जहाँ हम घूमने का लक्ष्य बनाए हैं और हम दो चार बातें करते हैं। तो हम प्रेमचंद के इस स्मृति द्वार से गुजरते हुए इस प्रांगण में बैठे हुए हैं और हमारे सामने प्रेमचंद जी की मूर्ति है और हमें बड़ा खुश महसूस हो रहा है, आनंद महसूस हो रहा है कि हम यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त किए। और आज की जो पीढ़ी है इतिहास खोज रही है और इतिहास पढ़ रही है, तो ऐसे में मुंशी प्रेमचंद जी के शब्द हम एक बार दोहराते चलें कि इन्होंने कहा था कि इतिहास के तिथि तथ्य और घटनाओं के अलावा सब झूठ है, जबकि साहित्य में तिथि तथ्य और घटनाओं के अलावा सब सत्य है। ये बहुत बड़ी बात है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, आइए पुस्तकालय की तरफ और हम जुड़ते हैं प्रेमचंद जी के उन ऐतिहासिक पन्नों से जहाँ ये पूरा मंदिर के रूप में सजाया गया है और आने वाला हर पाठक इन सब चीज़ों से जुड़ता है। इधर पत्र पत्रिकाएँ सजाई गई हैं और यहाँ आने का अर्थ है कि इस पुस्तकालय का भ्रमण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पुस्तकालय कहीं न कहीं हमें अपने पुराने तौर तरीक़ों से जोड़ने का काम करती है, क्योंकि पुस्तकालयों का होना बहुत ज़रूरी है। और हम धीरे धीरे इतना अत्याधुनिक बदलाव की ओर हैं कि हम चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेमचंद जी की चीज़ों को यहाँ सजाया गया है, विधिवत लगाया गया है। जैसे प्रेमचंद कजाकी में प्रेमचंद की जीवन संबंधी कहानी छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है और आप देख सकते हैं ये प्रेमचंद जी की किसी ने चित्र ला करके लगाया है। इस तरह से तमाम है, हंस पत्रिका है, लम्ही है, माउंट कार्मेल कॉलेज का है, प्रेमचंद है, 125वीं जयंती का है, स्मारिका है, सब सरोज है, प्रेमवीर्त है। इस तरह से सारे उपन्यासों के बारे में यहाँ कोशिश की गई है। आप एक बार यहाँ देख सकते हैं कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, ये कहा जाता है। कुछ आलोचक कहते हैं कि हिंदी की पहली उपन्यास जो हिंदी में लिखी गई प्रेमचंद जी के द्वारा वो कायाकल्प है। वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, रूठी रानी, प्रेमा है। प्रेमा को आगे चल के शिवरानी देवी जी की जो उन्होंने आत्मकथा के रूप में प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी प्रेमचंद घर में, उसमें उन्होंने बताया कि प्रेमा जो है आगे चल के विभो के रूप में आई। मंगलसूत्र जो है अपूर्ण थी, फिर इसको जो है उनके पुत्र अमृत राय जी ने पूर्ण किया। 1948 में हमारे बीच में आई।
इस तरह से हिंदी साहित्य के हम इतिहास से निकलते हुए उनके वास्तविक जीवन को देखते हैं। ये कहानियों के यहाँ संग्रह लगाई गई हैं। 2 बैलों की कथा, गुल्ली डंडा, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, सवा सेर गेहूँ। सवा सेर गेहूँ का बहुत महत्व है। किसान किस तरह से जो है कर्ज में डूब करके और उसकी आने वाली पीढ़ियां दब के निकल जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने जो है एक ही कहानी में बहुत ढंग से दिखाया। गुल्ली डंडा, सोजे वतन जो है शिवरानी देवी की जब विवाह हुआ था उसके 1 साल बाद ही आई थी। और ये जो ऐसी प्रति है कि इसको जो है उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजी संतलन थी, उन्होंने इस पूरी किताब को ही जब्त कर लिया था और सिर्फ एक प्रति उनके पास छोड़ा था। प्रेमचंद जीवन परिचय है, अमृत सर कोई लिखा है। कुत्ते की कहानी है, ईदगाह है, ईदगाह हर बच्चा पढ़ता है, सत्याग्रह है। ये मतलब वास्तव में कहा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जो है जिस समय में थे वो अपने आप में एक युग बना। 1918 से लेकर 1936 का जो दौर है वह युग है और उनके बाद प्रेमचोत्तर युग बना। लेकिन प्रेमचंद के बाद जो युग बना भी तो आज आधुनिक काल में वही है। भले हमने प्रयोगवाद ले आया, हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बदलाव आए, लेकिन प्रेमचंद जी का जो दौर था, जो समय था, वो इतना अस्थाई है कि कहा ही नहीं जा सकता। जबकि उसी समय छायावाद का भी वर्णन आता है, लेकिन हम छायावाद को जब पढ़ते हैं तो इस भाग को नहीं देख पाते हैं और जब इस भाग को देखते हैं तो छायावाद नहीं देख पाते हैं। तो ये हमारे इतिहास का सबसे बड़ा खजाना है और मुंशी प्रेमचंद जी के पास तक पहुंच पाना ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये सारी कहानियाँ जिनसे छूटी हों वो निश्चित तौर से पढ़ें और देखें। ये भी प्रेमचंद जी जो है खुद स्कूल में पढ़ाते थे, ये सब इंस्पेक्टर रहे थे। और उस समय की एक बात शिवरानी देवी कहती हैं कि वो द्वार पे बैठे थे और उनका सीनियर वहाँ से गुजरा तो इन्होंने जो है सलामी नहीं ठोकी। तो उनको बाद में बुला करके उन्होंने कहा कि आखिर हमें आपने सैल्यूट क्यों नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके नीचे काम करता हूँ, जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ तो आपके नीचे रहता हूँ, लेकिन जब मैं घर पे होता हूँ तो घर की ड्यूटी पर होता हूँ, इसलिए मैं वहाँ के लिए सलामी ठोक सकता हूँ, लेकिन मेरा सीनियर जाएगा तो मैं वहाँ सलामी नहीं ठोक सकता हूँ। तो सलामी जहाँ है वहीं रहेगी तो अच्छा होगा। तो बहुत ही कह सकते हैं कि खुले दिल के थे, बहुत सहयोगी किस्म के थे। ये खुद शिवरानी देवी के कामों में सहयोग किया करते थे। कभी एक बार ऐसी भी घटना आई कि इनके खुद के घर की जो सेविका थी एक, वो बीमार पड़ गई तो उनकी बीमारी में भी इन्होंने सेवा किया। वास्तव में ऐसे खुला व्यक्ति मिलना अपने इतिहास और वर्तमान में बहुत मुश्किल है। मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से जुड़ना और जुड़े रहना बड़े सौभाग्य की बात है। ये उस समय की तस्वीर है जब वो बीमार पड़े थे और बहुत मुश्किल थी। यहाँ लिखा है कि दरों दीवार पे हर्षद से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये बहुत ही गजब की शायरी किसी ने दे रखी है और हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। और ये कमरा है जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित कुछ चीज़ें रखी गई हैं और इसमें अक्सर कोई ना कोई बैठा रहता है, पत्रिकाएं रहती हैं, लोग यहाँ भी बैठते रहते हैं। नई नई जो भी हिंदी के संबंधी प्रयास होते रहते हैं, प्रेमचंद जी को लेकर प्रयास होते रहते हैं, उन पर यहाँ चीज़ें रखी गई होती हैं। आइए हम मुख्य लाइब्रेरी की ओर चलते हैं जिसके लिए हमने प्रयास किया था। ये वास्तव में मेरे लिए मंदिर है। मैं नमन करता हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। और ये पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय को देखें। यहाँ प्रेमचंद संबंधी तमाम चीज़ें एक तरफ से लगाई गई हैं। ये सारी पुस्तकें आप देख सकते हैं। ये हमारे बीच निर्मला है, आप तमाम पाठक पढ़े होंगे। ये हमारे बीच सेवा सदन है, इसे आप पढ़े होंगे। ये हमारे बीच प्रतिज्ञा है। ये तमाम पुस्तकें हमारे यहाँ लगी हुई हैं, आप लगातार पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक जल्दी मिलती नहीं है, वरदान। 300 से अधिक इन्होंने कहानियाँ लिख रखा है। लगभग 1.5 दर्जन इन्होंने जो है उपन्यास लिखे और सारे उपन्यास इन्होंने जो है बहुत कह सकते हैं कि अपने आप को उस समय के शासन व्यवस्था पर न टिकते हुए समाज के अंदर उतरने का कोशिश किया। और इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जो समाज है मैं उनके बीच की बातों को लिखना चाहूँगा। यहाँ तक कि प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी वर्णन करते हुए बताती हैं कि एक बार वो जो है ट्रेन से यात्रा कर रहे थे
वहाँ पे जो है कुछ लोग जो है बड़े कैटेगरी कह सकते हैं, जिस समय आज हम लोग एसी और स्लीपर की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं, तो उस समय भी वो बोगियाँ होती थी जब रेलवे चलती थी, तो औढ़ा दर्जे का कहा जाता था। तो औढ़ा दर्जे में कुछ गरीब लोग घुस गए थे कम कीमत की टिकट को लेकर के, तो वहाँ पे भी मुंशी प्रेमचंद जी ने उनके प्रति जो संवेदना व्यक्त की है वो कहीं ना कहीं शिवरानी देवी जी से भी छिपा नहीं, उन्होंने लिखा। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि प्रेमचंद ने लिखा और उनकी पत्नी ने भी लिखा, और आज जो है हम ये कह सकते हैं कि पूरा संपूर्ण साहित्य पूरा नहीं हो सकता यदि शिवरानी देवी जी का योगदान नहीं होता, और बहुत गजब का है, आप देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ लाइब्रेरी में तो देखे ही देखे, साथ साथ कुछ सेवक से भी मिलना चाहिए जो यहाँ लगातार लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज की ये प्रेमचंद से कम नहीं है, इन्होंने जो है लगातार अपना समय दे रखा है और ये हम जैसे लोगों के लिए लगातार तत्पर हैं, और हम इनका विशेष स्वागत करते हैं और इनके 2 शब्द सुनना चाहेंगे। सर, आपका विशेष स्वागत है, कृपया परिचय आप स्वयं दें तो हमारे दर्शक काफ़ी खुश होंगे। जी, मैं सुरेश चंद्र दुबे, समाज सेवी, लमही, वाराणसी। जैसा कि आप अभी तक किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़वाड़ी रोड पर कहानीकार प्रेमचंद, तमाम लोग किताबों में पढ़ते हैं। तो आज आप मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही, उनके जन्मस्थली पर पहुंच चुके हैं। लोग आते हैं तो उनके दिमाग में जो है कि बना रहता है कि पता नहीं वो लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, और वहाँ लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, आज वहाँ का बदलाव क्या हुआ होगा। ये सब तमाम विचारों को ले करके इस लमही गांव में, मुंशी प्रेमचंद जी के गांव लमही उनके जन्मस्थली पर, तो ऐसा ही आप जो है हम उनके प्रेमचंद के जन्मस्थली पर पहुँच चुके हैं। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, सम्मिलित परिवार इसी पर रह रहा था। हमारे महान साहित्यकार उसी जगह पैदा हुए थे जहाँ मूर्ति लगी हुई है। सच तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी जो है चुनौतियों में ही पैदा हुए और चुनौतियों में पले और चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियां छोड़ कर गए हैं। आप कहिएगा कि जिस समय पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी। सच्चाई यह है कि प्रेमचंद जी एक रूढ़ी लेकर के पैदा हो गई, ततरा पैदा हो गए। गांव में एक मानसिकता होती है कि 3 लड़कियों के बाद पैदा होने वाला बालक महाविनाशी माना जाता है, या तो इनकी माँ मर जाएगी, या तो बाप मर जाएगा, तो उनको सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश तो उस विश्वास का हुआ। मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल में पहला था, सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी, जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे। लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेजों से तो अब हम कभी आज़ाद हो ही नहीं सकते, लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बनकर के शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने रचनाएं शुरू किया। तो देश के आज़ादी के लिए लिखा सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मकसूद, यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार, सांसारिक प्रेम, देश प्रेम। पहली ही कहानी के कहीं पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला करके रख दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। तो अंग्रेजों को लगा कि बड़ी क्रांतिकारी किताब उन्होंने जब्त करके आग के हवाले कर दिया। शायद आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। वैसे प्रेमचंद का तो 5 नाम है। नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय इनका सर्टिफिकेट का नाम, प्रेमचंद इनका साहित्यिक नाम, अफसाना को इनका उर्दू का नाम, बब्बू इनके दोस्तों द्वारा पुकारा गया। तो नाम बदलते रहे, रचनाएं जो है कि करते रहे। फिर यहीं से जो है कि जब सोजे वतन जब्त करके आग के हवाले की गई, उसके बाद हमारे दया नारायण निगम जी, जो कि कानपुर के जो है जमाना पत्रिका के संपादक, उन्होंने इनको एक नया नाम दिया प्रेमचंद। फिर प्रेमचंद से यहीं से जो है कि इनकी तूफानी कलम जो है कि चली, जहाँ की 15 उपन्यास जो है कि लिखे, जिसमें गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगल सूत्र अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत में किसको छोड़ा है? प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की जिम्मेदारी दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि आज भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं कि वह कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने कि मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह तो जो है प्रेमचंद। सच्चाई तो यह है कि कहानियाँ पहले भी थी,
उपन्यास पहले भी था, लेकिन वो भूत प्रेत की कहानी थी, परियों की कहानी थी, राजा रानी की कहानी थी। उस कहानी को प्रेमचंद ने मानव की ज़िंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज, पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग जब शाम होती थी तो हल्ला गुल्ला करते थे, दादी कहती थी कि चल तरने की कहानी सुनाई, चल तने को, तो वही भूत प्रेत वाली कहानी सुनाती थी, परियों की कहानी सुनाती थी। लेकिन आज उसी कहानी को प्रेमचंद ने मानव की ज़िंदगी से जोड़ा, जहाँ की आज अगर हम लोग पढ़ते तो उठ करके बैठ जाते कि देखिए इसके बाद क्या। तो प्रेमचंद की लेखनी को विशेषता है, चाहे वह नारी समस्या पर हो, किसान समस्या पर हो, देश समस्या पर हो, तो आज जो है कि प्रेमचंद का साहित्य, प्रेमचंद के विचार जो है कि लड़ाइयों में है और उसकी प्रासंगिकता है। शायद अगर प्रेमचंद का जो है जब तक मानव समस्याएं रहेंगी तब तक प्रेमचंद का साहित्य जो है कि लड़ाइयों में रहेगा। इसके लिए जो है कि हम लोग जो है कि अभी अपना प्रयास है, जहाँ की यहाँ निःशुल्क पुस्तकालय मैं अपनी तरफ से जो है कि यहाँ पर चलाता हूँ और सारा जो है कि देखभाल ये वो सब होता है। तो लोग कहानी पढ़ करके बताते हैं, मैं कहानी बन करके बताता हूँ, मैं खुदा कहानी हूँ। कहानियाँ तो हमारे आप से घर से शुरू होती हैं, हम किताबों में कहाँ खोजते हैं। तो समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद को पहले कहानी बनाया, इसके बाद वो कहानीकार हो गए। जाके पाँव में फटे बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। तो वो जो है प्रेमचंद ने इस चीज़ को अनुभव किया और उसको लिखा, जहाँ कि आज पूरे संसार से लोग आते हैं और जो है कि रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, इटली, इंग्लैंड, पुर्तगाल, चिली, कनाडा, तमाम जगह से। तो कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल बात। तो प्रेमचंद जी कहानी से कहानी को ही नहीं बदला, प्रेमचंद जी ने युग को बदला। तो ये जो है कि जो है प्रेमचंद की जो है बड़ी बड़ी खासियत थी, जहाँ की हिंदी साहित्य प्रेमचंद। अब प्रेमचंद द्वारा हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने पहुँचाया है तो हमारे लमही से कलम सिपाही प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य अधूरा रह गया था, जिसको पूरा करने का कार्य जो कि प्रेमचंद जी ने किया है। आज हम लोग जो है कि उस प्रेमचंद के काफ़ी जो है कि ऋणी हैं। आज उस लड़ाइयों में आप भी हैं और जो कि मैं भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा एक दो प्रश्न है, बहुत सहज सरल प्रश्न है जी। मुझे पहला प्रश्न तो ये है कि एक नया शब्द हमें मिला प्रेमचंदपुरी। हाँ हाँ। और ये प्रेमचंदपुरी कब पड़ा और यहाँ कितने लोग जानते हैं? ऐसा है कि प्रेमचंदपुरी तो यहीं से पड़ा है। वैसे तो हमारा जो है पांडेपुर चौराहा, जहाँ यहीं से प्रेमचंद जी गुजर करके जो है कि जाते थे, जो है तांगा मिल गया तो मिल गया, यहाँ से पैदल पांडेपुर चौराहे से होते हुए बेनिया और मैदागिन तक जो है वो जाते थे, जहाँ की ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। वहाँ प्रेस प्रकाशन भी इनका था। तो उस पांडेपुर चौराहे का भी नाम जो है कि पांडेपुर चौराहे की जगह वो प्रेमचंद चौराहा पड़ गया और वहाँ से लेकर यहाँ तक ले उसको प्रेमचंद मार्ग पड़ गया। फिर सोचे कि केवल प्रेमचंद हो रहा है तो इसका जो है कि प्रेमचंदपुरी नाम रख दिया इस लमही का। तो उसे लमही से मज़ा नहीं आता था, इसलिए जो प्रेमचंद का नाम जोड़े तो जो है कि प्रेमचंदपुरी, जहाँ की आज लगता है कि नहीं उस नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो एक उसकी भव्यता कुछ और है, एक शान कुछ और है, इसलिए जो है कि लोगों ने प्रेमचंदपुरी लगाया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ अंतिम प्रश्न हम आपसे करेंगे कि मेरे दर्शक जो है लगातार इतने देर तक बने रहे, उनका भी धन्यवाद है, आपका विशेष धन्यवाद है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में कहानियाँ बहुत लिखी गई हैं और आज भी लिखी जा रही हैं, लेकिन आपके यहाँ जो आने वाले लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रेमचंद जी की किन कहानियों का ज़्यादा आप बात सुनते हैं? जी हाँ, ऐसा है कि प्रेमचंद से भी लोग पूछे तो कि आपको कहानी बहुत लिखे हैं, आपको सबसे पसंद कब से आई, तो उन्होंने कफन की तरफ इशारा किया है। और फिर गोदान उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है और जो है कि कहानी कफन उनका जो है कि सर्वश्रेष्ठ है। तो ये अपने जीवन के अंतिम समय में पहुँचते पहुँचते उन्होंने जो है कि गोदान लिखा जो कि सर्वश्रेष्ठ हुई। और लोग पूछते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्यों होगी, उसमें क्या है और इसमें क्या नहीं है। अगर हमारे 20वीं सदी के भारत को अगर जानना है, आप गोदान पढ़ लीजिए, पूरे भारत को जान गए। तो वो जो है प्रेमचंद जी ने अपने गोदान से वो पहचान जो है कि बनाई है। और जहाँ आज भी तमाम उसमें समस्याएँ हैं, और आज की भी समस्या है, कल की भी समस्या थी, 20वीं सदी की भी समस्या थी, तो वो प्रेमचंद का गोदान जो है वो सर्वश्रेष्ठ हुआ और कहानी जो है कि कफन। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया, आपके लिए विशेष धन्यवाद है। हमारे दर्शकों का आपका प्यार मिले और मुझे आशा है कि देखने वाले वीडियो तमाम लोग आएंगे और सर से जरूर मिल के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जो सामान होगा सर क्या ऐसा है कि हमने यहाँ पर देखा है कि प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद चरखे का भी कार्य कर रहे थे। आज के बच्चों से पूछा जाए तो बता ही नहीं पाएंगे कि है क्या। तो ये प्रेमचंद जी नौकरी छोड़ने के बाद चरखे का भी कार्य कर रहे थे, जबकि 16 फरवरी 1921 को इन्होंने जो है कि त्याग पत्र दे दिया देश के आज़ादी के लिए। तो छोड़ने के बाद चरखे का भी कार्य। प्रेमचंद जी हुक्का के भी शौकीन थे, इसलिए हमने यहाँ पर जो है हुक्का भी कार्य। विलुप्त होती स्मृतियाँ, ये जो है हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं, इसको हमने एक यादों के रूप में यहाँ पर जो है लगाया है। प्रेमचंद जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इस बार जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ दुकानें लिख रहे। एक कहानी उन्होंने लिखा है 1.25 सेर गेहूँ। ये जो है
ये प्रेमचंद साहब इसी गांव की जो है कहानी है, जहाँ की शंकर महतो बेचारा शंकर मजूर हो गया। तो प्रेमचंद जी ऐसे अंधविश्वासों पर उस कहानी को लिख करके, तो ये उस समय का बटखरा है, ये जो है आज का तो उसका बदल चुका है, लेकिन इसको हमने उस कहानी को दूसरे रूप में दिखाने का प्रयास किया। जैसा कि आप बाहर में गुल्ली डंडा देखे हैं, ईदगाह वाला चिमटा देखे हैं, यहाँ पर जो है कि आपका सुहाग का सौ के नाम पर जो है लगा हुआ है सिंदूरदानी, और जो है विदेशी चीज़ों के बहिष्कार में जो लगा हुआ है। ये सब चीज़ें जो है लोग आवें, प्रेमचंदमय होकर के जाएँ, इस कहानी को दूसरे रूप में जाने। कि प्रेमचंद जी क्या करते हैं, प्रेमचंद के पिताजी डाक मुंशी थे। यहाँ पर हमने इसको इस रूप में लगाया कि डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट, इसको हम लगाया। ये प्रेमचंद और उनकी धर्मपत्नी शिवरानी जी, जहाँ की जो है ये सादगी, ये देखिए जो कि बड़े फख्र से हम लोग कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा भारत महान। तो मेरे भारत को महान पहचान ये थी, जहाँ की वो सादगी यह है कि हम इस पर जो है कि फख्र करते हैं, और जो है कि आज भी तमाम लोग आते हैं फिर जो जानना चाहते हैं। आपकी इन्हीं बातों से मैं प्रेरित होकर एक प्रश्न और बना दिया, लेकिन मुझे प्रश्न करना नहीं चाहिए। मैं क्या, मेरे हर दर्शक और हर पाठक यही सोचता है कि प्रेमचंद की पीढ़ी जो वर्तमान में होगी, वो उनमें इस समय कौन है, उनका नाम क्या है? देखिए, प्रेमचंद के पीढ़ियों में तो जो है प्रेमचंद के दो बेटे थे, श्रीपत राय, अमृत राय। अभी इस दुनिया में नहीं है, एक 94 में, एक 96 में दुनिया से जा चुके थे, और सन 59 में लोग छोड़ के यहाँ से चले गए इलाहाबाद। तो इनके दो बेटे थे, श्रीपत लाल जी को दो बेटे, जो कि आलोक और जो है अनिल और अतुल। तो अतुल जी इस दुनिया से जो है जा चुके हैं। तो एक बेटे जो है कि इनको हैं श्रीपत लाल जी को, और एक बेटे जो है कि अमृत लाल जी को, आलोक जी हैं। तो इनके परिवार में वो है। अनिल जी को एक बेटा है जो है मयंक। तो ये जो है कि इनका वहाँ पर है, और पटदार के लोग एक आध लोग यहाँ पर रहते हैं, और नहीं तो और लोग जो यहाँ से छोड़ के जो है कोई कमाने खाने के लिए, कोई दिल्ली है, कोई लखनऊ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अब कहाँ वह कफन की बुधिया, कहाँ जो है कि सवा सेर गेहूँ का शंकर महतो, अब कहाँ वह गोदान का होरी। अब वो सब चीज़ें जो है कि अब यादों में आ गई हैं, पन्नों में आ गई हैं, और हालांकि लोग पढ़ते हैं और उसको काफ़ी जो है कि लाभान्वित भी होते हैं। काफ़ी लोगों को गहराई तक जो है जानकारी भी होती है, और भारत की पहचान भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम आज जो है कैंट से चल के पांडेपुर होते हुए स्मृति द्वार तक आए, और हमने प्रेमचंद जी के तमाम चीज़ों को देखा और जुड़ा, और वहाँ वर्तमान सेवक के रूप में सुरेश चंद्र दुबे जी से मिला, और काफ़ी बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ का जो पहल है बहुत गजब का है, और हम जो है यहाँ से अब विदा लेते हैं, और इन पंक्तियों के साथ। काशी में आए गंगा तट तक नहीं जा पाए, काशी में आए गंगा तट तक नहीं जा पाए, दिन भर सुनी दूसरों की कथा नहीं सुन पाए। खोलो मन के द्वार, खोलो मन के द्वार, दे गए कलम के सिपाही, एक यात्रा सदन से प्रेमचंदपुरी का हो जाए, एक यात्रा सदन से प्रेमचंदपुरी का हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।